कक्षा 12 में हम लोग शारीरिक पढ़ रहे थे। शारीरिक में प्रश्नावली 3C कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग प्रश्नावली 3D को कंप्लीट करेंगे। 3D में आपको क्या क्या निकालना है। अगर आप बच्चों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे हमें भी कुछ लाभ मिल सके। प्लीज़ बच्चों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश किया करें, जैसे और भी बच्चों को लाभ मिल सके। चलिए अब हम लोग देखते हैं आज प्रश्नावली 4D ना, 4D ही है प्रश्नावली 4D। और 4D में क्या क्या माने शारीरिक का 4D प्रश्नावली करना है और उसमें क्या क्या पूछेगा। आपसे दो चीजें पूछ सकता है, एक उपशारीरिक और दूसरा सहखंडज। देखिए आपसे पूछेगा क्या, उपशारीरिक और सहखंडज। उपशारीरिक और सहखंडज। उपशारीरिक को अंग्रेजी में कहेंगे माइनस और दूसरा पूछेगा सहखंडज। यानी कोफैक्टर। देखिए अब उपशारीरिक किसे कहते हैं, पहले हम इसको देख लेते हैं, फिर हम लोग देख लेंगे सहखंडज क्या होता है। उपशारीरिक किसे कहते हैं, यदि किसी पंक्ति के कोई भी अवयव आप लीजिए, उस पंक्ति को छोड़ दीजिए और उस स्तंभ को छोड़ दीजिए, तो जो बचे हुए अवयव होते हैं वही उपशारीरिक कहलाते हैं। ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। ये कहने का सेंस क्या है, जैसे आप 2x2 का ले लिए, 2 3 4 5। अगर आप कहें उपशारीरिक में 2 के लिए बताइए, तो 2 के लिए इधर वाला छोड़ दीजिए और इसके नीचे वाला, माने उस उपशारीरिक के अवयवों को छोड़ करके और बाकी शेष अवयव को ले लीजिए, तो जो बचता है वही कहलाता है उपशारीरिक का मान। यानी इसको छोड़ देंगे 2 3 और क्या है 4 5। अब उस जैसे हमने 2 के सापेक्ष देखना है, तो 2 के पंक्ति को छोड़ देंगे और 2 वाले स्तंभ को छोड़ देंगे, तो जो बचता है वही कहलाता है उपशारीरिक। तो 2 के लिए उपशारीरिक हो जाएगा कितना 5। अगर मान लीजिए 3x3 का होता तो 2 3 4 5 6 7 4 3 2। अब अगर मान लीजिए 2 के लिए फिर से कहता इस 2 के लिए, तब आप क्या करते, इस पंक्ति को छोड़ दीजिए और इस स्तंभ को छोड़ दीजिए, तो पंक्ति को छोड़ने पर और स्तंभ को छोड़ने पर जो बचा यानी यही बच जाएगा, यही कहलाएगा उपशारीरिक। तो 3x3 के लिए भी और 2x2 के लिए भी। अब इससे अब कैसे अब आप बोलेंगे, यदि किसी उपशारीरिक का उपशारीरिक निकालना है, तो ऐसी स्थिति में जिस अवयव को आप ले रहे हैं उस अवयव वाले पंक्ति को और उस अवयव वाले स्तंभ को छोड़ देने के पश्चात जो शेष बचे अवयव होते हैं वही कहलाता है उस शारीरिक का उपशारीरिक। जैसे इस सारणी है, ये सारणी दिया है, इसका 2 के लिए उपशारीरिक होगा 5, 3 के लिए 4, 4 के लिए 3 और 5 के लिए 2। लेकिन 3x3 के लिए इस तरीके से चलेगा। तो अभी हम लोग पहले सीख लेंगे, तब आपको समझ में आएगा। तो उपशारीरिक का मतलब किसी भी शारीरिक का उपशारीरिक निकालना है, तो ऐसी स्थिति में उस शारीरिक का उपशारीरिक निकालने के लिए जैसे हम उस अवयव के पंक्ति और उस अवयव के स्तंभ को छोड़ देने के पश्चात जो बचता है वही कहलाता है क्या उपशारीरिक। अगर मान लीजिए यहाँ इसको मिटा दें इतना और अब पूछें, अब आप बताओ बच्चों 7 के लिए, ऐसे यही पूछ लें कि 7 या 6 के लिए, जैसे 6 के लिए पूछ लें तो 6 के लिए उपशारीरिक क्या होगा, यानी 6 वाला पंक्ति छूट जाएगा और 6 वाला स्तंभ भी छूट जाएगा, यानी जो बच जाएगा, बचा कौन कौन 2 4 4 2, यानी 2 4 4 2 हो जाएगा। ये आ जाएगा क्या उपशारीरिक। अब आपसे जो भी प्रश्न पूछेगा आप आसानी से बता सकते हैं। सहखंडज क्या होता है, सहखंडज का अर्थ होता है शारीरिक निकाले गए उपशारीरिक में यदि प्लस माइनस को ध्यान में रख करके हल किया जाए तो उसी को हम सहखंडज कहते हैं। प्लस माइनस का सेंस क्या है बच्चों, जैसे यहाँ दिया है इसकी हम तुलना कर लें अगर, तो A11 हो जाएगा, A12 हो जाएगा, A21 हो जाएगा और A22 हो जाएगा। और क्या करिए, इन दोनों को जोड़िए और जब जोड़ने पे सम आए, 1 1 2 सम आएगा तो जो है वही रहेगा। ऐसे 2, अब इसके लिए 2 के लिए 5 था तो 5 प्लस में ही रहेगा। ऐसे 2 और 1 3, 3 आया तो माने इसका मान जो आएगा, यानी 3 के लिए क्या मान आएगा 4, 4 के साथ ऋण लग जाएगा जब हम निकालेंगे क्या कोफैक्टर। तो कोफैक्टर का अर्थ क्या हुआ, जैसे हम इसी के लिए पूछ लें जो आपने लिखा है
तो अगर हम इसका पूछ लें कि बताइए सारणिक 2 3 4 और 5 का, 2 3 4 5 का ये सारणी दिया है, कह रहा है 2 3 4 5 का सहखंडज बताइए। तो सहखंडज के लिए हम क्या करेंगे, ए भैया चुप रहो, सहखंडज के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला निकाल लेंगे। अब पहले आप निकालिए इसका क्या सारणी, तो अब इसकी तुलना करना पड़ेगा A11 से, A11 A12 A13 और A21 A21 और A22, यानी पहला अवयव पहला दूसरा माने ये हो गया, ये पहली पंक्ति है और ये दूसरा पंक्ति है, यहाँ 2 2 2 2, ये 1 1 1 1, ये पहला स्तंभ है तो दोनों जगह 1 1, ये दूसरा स्तंभ है तो दोनों जगह 2 2, ये हो गया। मतलब अगर हम कहें 2 के लिए, तो 2 के लिए माइनर माने उपसारणी क्या होगा, तो देखिए 2 के लिए अगर हम उपसारणी निकालें तो 2 के लिए माइनर हो जाएगा M11 हो जाएगा, यानी 11 के लिए, 2 के लिए 5, और M12 3 के लिए 4, M21 4 के लिए 3, और M22 माने इसके लिए हो जाएगा कितना, 5 के लिए 2, ये। लेकिन ये आया क्या, उपसारणिक है, उपसारणिक। अब इसका निकालना है हमको सहखंडज, तो सहखंडज क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ एक एक यानी A11 से दिखाएंगे, A11 A12 A21 और A22 ना। अब देखिए यहाँ -1 के पावर -1 के पावर -1 के पावर -1 के पावर क्या करते हैं, यहाँ 1 1 लिखते हैं, 1 + 1, ये 1 और ये 1, यहाँ 1 प्लस यहाँ क्या है 2, यहाँ 1 + 2 + 1, यहाँ 2 + 2। अब देखिए ये आएगा 1 की पावर 2 1 हो जाएगा, 1 की पावर 3 -1, 1 की पावर 3 माइनस, और 1 की पावर 4 प्लस। अब यहाँ गुणा कर देंगे M11 से, M11 M12 M21 और M22। अब डायरेक्ट देखिए 5 5 रहेगा, यहाँ माइनस हो जाएगा 4, यहाँ -3, यहाँ 2 प्लस में, ये आ गया क्या, सहखंडज। तो इस तरीके से हम सहखंडज और क्या निकालते हैं, उपसारणी। देखिए एक चीज आप ध्यान दीजिए, तो जोड़ने पे जो जो विषम आ रहा है, यानी 2 और 1 3 और 2 और 1 3, वहां लग जा रहा है माइनस, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस। और अगर जोड़ने पे सम है, जोड़ने पे 1 1 2 और 2 2 4, यानी जोड़ने पे अगर सम आ रहा है तो जो मान है यहाँ वही मान रहेगा वहां, यानी सम के लिए प्लस और विषम के लिए माइनस। ये आप देख लीजिए। फिर हम लोग प्रश्नावली अब करना चालू करते हैं। 4D आप उतार लीजिए इसको, इसका मतलब क्या था बता दीजिए। चलिए अब 4D के लिए हम प्रश्नावली हल करना चालू करते हैं। जो भी प्रश्न दिए हैं उसको ध्यान से हम लोग देख लेंगे। चार डी में देखिए, 4D का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है अवयवों के उपसारणी एवं सहखंडज। प्रश्न नंबर 1 हम 1 बता दे रहे हैं, आप 2 करिएगा। कह रहा है 2 1 2 4 2 4 और 1 5 ये दिया है। इसको आप मान लीजिए A जा रहा है, इसको मान लीजिए A। अब इसका हम निकालेंगे माइनर। पहले उपसारणी निकालिए, तो इसकी तुलना करेंगे बच्चों। तो इसका तुलना कर दे रहे हैं हम, पहली बार बता रहे हैं पहला क्वेश्चन तो करके। A11 A12 A21 A22 ये तुलना कर दिए। अब क्या करिए, हम पहले निकालते हैं A11 यानी M11 माने उपसारणिक। उपसारणिक और उपसारणिक को अंग्रेजी में कहते हैं माइनर्स। माइनर्स यानी इसको M से दिखाएंगे।
यहाँ A11 है, उसी की जगह हम M11 लिख ले रहे हैं। और इसके लिए अभी आपको बताए थे, इसके पंक्ति को छोड़ दीजिए, इसके स्तंभ को, बच जाएगा कौन 5। 4 के लिए M12 यानी 4 के लिए। अब देखिए इसको छोड़ दीजिए, इसके स्तंभ को, इसके पंक्ति को, तो बच जाएगा 1। अगला M21 अब 1 के लिए इसका स्तंभ छोड़ दीजिए, इसकी पंक्ति छोड़ दीजिए, तो हो जाएगा 4 यानी सामने वाला। अब 2 क्रॉस 2 के लिए जस्ट सामने वाला ले लीजिए तिर्यक में। और M22 यानी M22 जब लेंगे बच्चों तो 5 के लिए हो जाएगा 2। ये आ गया, ये आपको पता चल गया उपसारणी 2 क्रॉस 2 का। अब इसी के साथ हम लोग निकाल लेते हैं सहखंडज। सहखंडज, अब देखिए सहखंडज को अंग्रेजी में कहते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर, लेकिन हम लोग इसको दिखाएंगे कैपिटल ए से, क्योंकि आपकी बुक में कैपिटल ए ही दिया है तो हम मान लेते हैं। तो कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A21 और कैपिटल A22। कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, ये देखिए 1 और 1 2 सम के लिए +1, और 2 और 1 3 विषम के लिए -1, 1 2 1 3 विषम के लिए -1, और 2 और 2 4 सम के लिए +1। विषम के लिए अगर आपको दिक्कत है तो विषम के लिए हमेशा -1 और सम के लिए हमेशा क्या +1। तो कैसे विषम और सम का मतलब क्या है, अगर 1 यहाँ देखिए 1 और 1 जोड़ेंगे 2 आएगा, 2 एक सम संख्या है, 2 और 1 3 विषम है, 2 और 1 3 विषम है, 2 और 2 4 सम है, तो सम के लिए +1 विषम के लिए -1, और गुणा कर देंगे बच्चों M11, जो यहाँ है 11 है तो 11, यहाँ 12 है तो M12, यहाँ 13 है 21 है तो M21, यहाँ 22 है तो M22। बस अब मान आपको पता है M11 का मान 5 है, तो 5 1 गुणे 5, 5 1 क्या 5। यहाँ M22 -1 गुणे 1 यानी हो जाएगा 1। यहाँ M21 -1 गुणे 21 का मान है 4, तो हो जाएगा 4 1 क्या 4 -4। और यहाँ M22 यानी 1 गुणे M22 यानी 2, यानी आ जाएगा कितना 2। ये हो गया सहखंडज और ये हो गया उपसारणिक। मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया है, अगर आपको कम समझ में आया है तो अब दूसरे प्रश्न को आप करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर था फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लीजिए, फिर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 हम कर लेते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या है। प्रश्न नंबर 2 यहाँ दिया है, केवल और केवल चेंज कर दिया है, यहाँ -3 है, यहाँ -3 किया है, और यहाँ 3 3, यहाँ 2 -4 है, 2 -4 और 3 3। ये पहले का दूसरा प्रश्न है। फिर वही बिल्कुल सेम प्रोसेस, यानी 2 के लिए हो जाएगा -3, 2 के लिए 3, M11 के लिए 3, फिर इसके लिए 4 के लिए 3, देखिए अब इसके लिए ये, अब फिर इसके लिए ये, देखिए 21 के लिए, इसके लिए ये वाला छूटेगा और ये वाला छूटेगा -4, 22 के लिए ये पूरा छूटेगा इसके सामने, जस्ट सामने ऐसे, तो 3 के लिए 2, 3 के लिए यहाँ 2, सही है ये। अब यहाँ कर दीजिए, देखिए कुछ नहीं है, यहाँ बिल्कुल सेम, M11 की जगह 3 3 1 क्या 3, यहाँ 1 2 यानी 3, तो -3 हो जाएगा। यहाँ -4 है, यहाँ -4 प्लस हो जाएगा 4, -4 1 क्या -1 से ये माइनस कट जाएगा, 4 1 क्या 4, और यहाँ 2 2 है तो कोई दिक्कत नहीं, 2 दिया जाएगा। यहाँ 2 2 M22 यानी यही है। बस ये आपका हो गया क्या उपसारणिक हो गया, और ये सहखंडज हो गया। ये 2 क्रॉस 2 का उपसारणिक और सहखंडज आप बच्चों अच्छे से निकाल सकते हैं। हम लोग 3 क्रॉस 3 का उपसारणिक देखते हैं और सहखंडज प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में भी 4 प्रश्न दिए हैं, हम एक कर लेंगे, आप 3 करिएगा घर पे। एक जो दिया है एनसीईआरटी में वही कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 2 क्रॉस 2 का।
देखिए 2x2 का क्वेश्चन नंबर दूसरे का हम लोग कर लेते हैं थर्ड। ये दिया है 1 0 4 1 0 4 और दिया है बच्चों 3 5 -1 3 5 -1 और 0 1 2 0 1 2 ये है। ए बराबर मान लीजिए अपने मन से। अब इसका पूछा है उपसारणिक और सहखंडज बताना है। इसका उपसारणिक 3x3 का उपसारणिक और सहखंडज। तो पहले हम लोग इसका उपसारणिक देखते हैं। उपसारणिक, उपसारणिक को अंग्रेजी में माइनस। देखिए माइनस की तुलना हम जब करेंगे तो ए है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ये हो गया ये। अब देखिए क्या करना है बच्चों, बहुत गर्मी लगती है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है, ध्यान से पढ़ते रहिए। दिक्कत यह है गर्मी बहुत है, कमरा बंद है, पूरा गर्मी बहुत तेजी से लग रही है, लेकिन फिर भी आप लोग सपोर्ट करिए, अच्छे से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए। देखिए हम ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं वीडियो में, जैसे आपका टाइम ना खराब हो। अगर बात करना रहेगा तो किसी नए वीडियो में आके हम आपसे बात कर लेंगे। आप ईमानदारी से पढ़ाई करिए, जो समझ नहीं आता उसको कमेंट करिए, हम उसको बताएंगे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करिए, इससे हमको लाभ मिल सके और आपको भी और बच्चों को भी लाभ मिल सके। एकदम अच्छे से हम आपको पढ़ा रहे हैं, एक तरफ से सीरियल से, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ क्या है, ये है दिया कर रहा है 3x3 के लिए माइनर निकालिए। तो हम पहले हम लोग निकाल लेंगे M11। अब देखिए जब M11 देखेंगे बच्चों, M11 तो जो हमने कहा था जिसको लीजिए उसको छोड़ दीजिए, इसको बचेगा 5 -1, माने जिस अवयव को लेना है उसकी पंक्ति को कंप्लीट छोड़ देना है, उसके स्तंभ को कंप्लीट छोड़ देना है। तो जब छोड़ेंगे बच्चों तो यहाँ आ जाएगा, एक लेंगे तो एक के सामने ये छूटेगा, इधर छूटेगा। अब पूरा ये छूट जाएगा, पूरा ये छूट जाएगा, तो 5 -1 1 और 2। अब जैसे गुणा आप करते आए हैं कर दीजिए। 2 पंचे 10 और 1 क्या -1 ना, यहाँ बीच में हमेशा प्लस, तो 2 में से 10 में से 1 जाएगा 9। अब अगला M12 यानी अब हम इसको लेंगे, देखिए दूसरे को M12 यानी इसको और इसको। अब इसके अगल बगल को छोड़िए, नीचे वाला छोड़िए। अब देखिए जब छोड़ेंगे 3 -1 0 2, तो 3 -1 0 और कितना 2, यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6 और -0 यानी आ जाएगा कितना 6। अब ऐसे ही M13, अब 13 आ गए हैं तो हम लोग यहाँ आ गए हैं इस जगह पे, तो इसको छोड़ देंगे और ये कंप्लीट। अब बचेगा 3 5 0 1 यानी 3 5 0 1, तो 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 और यहाँ 0 तो आ जाएगा 3, ये आ गया। अभी तो 1 1 हुआ, अब 2 1 के लिए अब M21 एक हम कंप्लीट बता दे रहे हैं, फिर आप अच्छे से देख लीजिएगा। M21 का मतलब क्या है, M21 मतलब इसके विषय में बात कर रहे हैं। देखिए इसके विषय में, इसको हम छोड़ेंगे बच्चों, ध्यान से देखते जाइए आप। जब इसको हम कंप्लीट छोड़ेंगे, इस वाले टर्म को छोड़ देंगे, ये और ये पूरा, अब बचेगा 0 4 1 2 यानी 0 4 1 2। जब हल करेंगे तो 0 का गुणा 2 में करेंगे 0 4 1 क्या 4 प्लस में 4 ना, यहाँ प्लस ही लगाते हैं बीच में, माइनस ही लगाते हैं। अगर बीच में प्लस आया तो अलग की बात है। 0 और -4 तो आ जाएगा कितना माइनस में 4। अब M21 की बजाय अब यहाँ M22 देखेंगे। M22 यहाँ M22 मतलब क्या है, अब इसको लेंगे, अब 5 को हम लोग लेंगे। M22 मतलब देखिए 5 है, ये छोड़ेंगे नीचे ऊपर और ये बगल छोड़ देंगे ये, तो 1 4 0 2 1 4 0 2, यहाँ 2 1 क्या 2 -0 आ जाएगा 2। अब M23 मतलब अब हम लोग लेंगे M23 माने 1 को लेंगे,
ये वाली एक को, जब एक को लेंगे तो पूरा छूटेगा 1 0 0 1, 1 0 0 1, एक का गुणा एक में करेंगे 1 माइनस 0 यानी 1 आ जाएगा। ये हो गया m23। अब ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरे के, अब तीसरे कॉलम में चलिए, अब हम लोग m31 निकालते हैं। m31 के लिए क्या हो जाएगा, देखिए नीचे वाला लेंगे, ये पूरा छोड़ देंगे, ये वाला जिसको लेना है उस पंक्ति को, इसको भी माने इसके ये वाला पूरा कंप्लीट छोड़ना है, ये वाला। अब बचेगा 0 4 5 1, 0 4 5 1। अब जब 0 का गुणा करेंगे तो यहाँ 0 और 5 चौके 20, माइनस में 20, ये आ गया। m32 यानी इसको लेंगे m32। अब यहाँ से करेंगे 1 के लिए, अब m32 मतलब यहाँ 1 के लिए, तो 1 के लिए तो ये पूरा छूटेगा और ये वाला भी छूट जाएगा। अब बचेगा 1 4 3 1, 1 4 3 1, 1 1 क्या 1 माइनस 12 माइनस में 11। ऐसे ही m33। अब यहाँ m33 जब लेंगे तो इसको लेंगे 2 को, और ये वाला टर्म 2 वाला छूट जाएगा। अब बचेगा क्या 1 0 3 5, 1 0 3 5, 5 1 क्या 5 माइनस 0 अर्थात 5। ये आ गया आपका उपसारणिक। कहने का अर्थ क्या आया, यानी 9 उपसारणिक अगर हम लिखना चाहें, उपसारणिक क्या क्या आ गया, उपसारणिक में आ गया 9 6 3 9 6 3 पहला रो में ये आ गया। दूसरे रो में आया है, दूसरे में -4 2 1, तीसरे में आ जाएगा -20, तीसरे में -20 -11 और 5, ये आ जाएगा। पहले रो में R1 में ये आ जाएगा, R2 में ये आ जाएगा और R3 में ये आ जाएगा। ये तो आपने निकाल लिया उपसारणिक। एक बार इसका विकल्प का उत्तर मिला लीजिए, तब आपको हम डायरेक्ट सिखाएं कैसे डायरेक्ट आप करेंगे इन प्रश्नों को। ये क्वेश्चन नंबर 5 4D का है, कौन सा, दूसरे का तीसरा M11 4D दूसरे का तीसरा, 5 दूना 10 1 11, 5 दूना 10 और यहाँ देखिए ध्यान से 5 दूना 10 1 11, यहाँ से गलती हुआ है एक बार। 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 10 और 1 1 क्या 1 -1 होता है, यहाँ पहले से माइनस है तो 10 और 1 कितना 11, माइनस यहाँ लगता है हमेशा। 3 गुना 6 माइनस और 1। अब देखिए क्या क्या आया है, मिलाइए 11 6 3, 11 6 3 सही है। दूसरे में आ रहा है 11 6 3 के बाद -4 2 1, -4 2 1 और तीसरे में आ रहा है बच्चों -M31 -20 -13 और +5, -13 आ रहा है +5, -20 यहाँ -13 दे रहा है। 1 1 क्या 1 4 3 12, गड़बड़ है कहीं, 1 1 क्या 1 -12 -11 आना चाहिए, -13 दे रहा है। देख लीजिए एक बार, कहीं गलत लिखे होंगे हम लोग। यहाँ प्रश्न में देख लीजिए, प्रश्न में कहाँ गलती है, यहाँ -1 है भैया, यहाँ -1 है। जब हम लोग लेंगे किसको M32 इसको लेंगे तो ये वाला टर्म छूटेगा और ये वाला छूट जाएगा। उतारेंगे कौन कौन, देखिए जब हम लोग लेंगे M32 यानी 1 को लेंगे तो ये वाला छूटेगा और ये वाला 1 4 3 -1, 1 4 3 यहाँ -1 है तो यहाँ -1 आ जाएगा और -12 और 1 -13, ये सही है। अब सही हो गया, मिसप्रिंट हुआ था चिन्ह का। आप देख लीजिए इसको, तब हम डायरेक्ट आपको सिखाते हैं कि उपसारणिक कैसे निकालते हैं। अब इसका जैसे आपको निकालना होगा, इसका क्या निकालना है, सहखंडज। इसका उपसारणिक का हम लोग निकाल लेते हैं सहखंडज। तो सहखंडज बिल्कुल अब आसान है, अगर देख लें कहां तक फ्रेम में आ रहा है। सहखंडज बहुत आसान है, कुछ नहीं। सहखंडज के लिए आप डायरेक्ट निकालिए, सहखंडज
डायरेक्ट A11 देखिए जोड़ने पे सम यानी जो मान है वही 11 है तो 11 है, जोड़ने पे 2 और 1 3 विषम A12 यानी यहाँ देखिए M12 है तो यहाँ A12 क्योंकि हम सहखंडज को A से दिखाते हैं तो A12 और 2 और 1 3 विषम, इसका मतलब जो मान आया है वो ऋणात्मक हो जाएगा -6। अब A13 यह आ जाएगा 3 और 1 4 सम है तो जो मान आया है वही। अगला दूसरे स्टेप के लिए A21 2 और 1 3 विषम, जो मान आया है अगर माइनस है तो प्लस, तो -4 है तो +4 हो जाएगा। A22 अब देखिए 2 और 2 जोड़ेंगे 4 सम है तो जो मान आया है वही। अब फिर A23 अब 23 के लिए देखिए 3 और 2 5, जो मान आया अगर प्लस होगा तो माइनस और माइनस होगा तो प्लस, एक प्लस में है तो 2 और 3 5 माइनस हो जाएगा एक, ये आ गया। अब A31 3 और 1 4 सम है, जो मान है वही उतार देंगे -20। अब फिर A32 3 और 2 5 विषम है, जो मान आया है अगर प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, यहाँ माइनस है तो +13 हो जाएगा। और A33 ये सम है, जो मान आया है वही उतार देंगे यानी 5 है तो 5, ये आ गया सहखंडज। उपसारणिक निकालने के बाद सहखंडज बिल्कुल आसान हो जाता है। अगर जोड़ने पे संख्याएं यानी इसको जोड़ने पे अगर सम आ रहा है तो जो मान उतार है वही उतार दीजिए, और अगर जोड़ने पे विषम आ रहा है 2 और 1 3 विषम आ रहा है, इसका मतलब अगर प्लस है तो माइनस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस, यहाँ +6 था इसलिए -6 कर दिए, बस सिंपल है। अगर आप उपसारणिक निकालिए तो सहखंडज निकालना बिल्कुल आसान है। हमको लग रहा है ये प्रश्न नंबर 2 आपको 3x3 का आसानी से निकालना आ गया होगा। अगर हम चाहें बच्चों तो इसको डायरेक्ट भी देख सकते हैं, डायरेक्ट। अब डायरेक्ट कैसे देखेंगे, देखिए डायरेक्ट। अब डायरेक्ट हम कैसे देख लेंगे, डायरेक्ट देखिए हम निकाल के आपको दिखाते हैं, इसको हटा के, तब आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। ये इसको हटा दे रहे हैं, डायरेक्ट निकालना सीखते हैं हम लोग, यहाँ भी हटा दे रहे हैं, ये डायरेक्ट देख लीजिए कैसे आएगा, हटा दीजिए। चलिए जैसे आपको निकालना है M11, इसको निकालना है एक के लिए, चलिए इसको हटा दीजिए, ये पूरा प्रश्न ही फिर से लिख देना। क्वेश्चन था यही प्रश्न, अब डायरेक्ट हम देख लेते हैं जैसे आपको क्लियर हो जाए उपसारणिक निकालना। क्या दिया है 104 104 104 3 5 -1 3 5 -1 और 0 1 2 0 1 2, ये है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, एक के लिए तो एक को तोपेंगे, 5 गुना 10 1 क्या 1, 10 और 1 माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस, 10 1 11, डायरेक्ट हो गया। 0 लेंगे तो 0 के लिए हम इसको छोड़ देंगे पूरा, और 0 वाला छोड़ देंगे, यानी जिसको ले रहे हैं देखिए इसको कंप्लीट छोड़ दीजिए, ये 0 के लिए ये पूरा कंप्लीट छूटेगा और ये छूट जाएगा। अब बचेगा 3 1 इस 3 गुना 6 और 0 का इसमें तो 0। अब डायरेक्ट यही है, यही तरीका डायरेक्ट आप देख सकते हैं। ऐसे हमने 0 लिया, 0 को छोड़ करके, अब यहाँ पूरा है नहीं, सारणी का नियम नहीं लगाना है, डायरेक्ट करना है। 0 ले रहे हैं भले 0 नहीं होगा, 0 के लिए इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, 3 गुना 6 5 0 का 1 में करेंगे 0, 4 लेंगे, 4 वाला छोड़ेंगे, 3 का 1 में 3 1 क्या 3 5 0 0, 3 में से 0 घटाएंगे 3। अब 3 लेंगे तो 3 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 वाला कंप्लीट इसको छोड़ देंगे और ये छूट जाएगा, 0 4 1 2, तो 2 का गुणा 0 में 0, 4 1 क्या 4, यहाँ -4 हो जाएगा। 5 लेंगे तो 5 के लिए इसको छोड़ देंगे, 1 4 2 0 2, डायरेक्ट गुणा कर करके ऐसे निकाल देंगे। 3x3 का आपको अच्छे से समझ में आया होगा, उपसारणिक निकालना और सहखंडज निकालना। अब हम लोग इसमें प्रश्न और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए।
क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बच्चों कि 1 2 1, 3 नंबर है 1 2 1, यानी 1 2 1 -1 2 -2 और -1 2 1, ये दिया है। 1 2 1 -1 2 -2 -1 -2, अच्छा तीसरा नंबर ही गड़बड़ है, यहाँ -2 है। 1 -2 3, 1 -2 3 है, यहाँ 3 दिया है। एक बार मिला लीजिए प्रश्न को। 1 2 1 1 2 1 -1 2 -2 1 -2 3 का मान प्रथम पंक्ति व प्रथम स्तंभ के पदों में ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है। प्रथम पंक्ति, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ, यानी पहली पंक्ति यानी पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के पदों में ज्ञात करना है। अब इसके पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के पदों में ज्ञात करने के लिए हम क्या कर लेंगे, जब एक लेंगे बच्चों, एक ध्यान से समझिए, ये बहुत प्रश्न अच्छा है। जब हम माने पहले पंक्ति को लेना है पहले स्तंभ को लेकर के, इसी पंक्ति को पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को लेकर के हल करना है। ध्यान से समझिए। चलिए, प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ के पदों में ज्ञात करना है। कुछ नहीं है, ये प्रथम पंक्ति है और ये प्रथम स्तंभ है। अब इसको जब छोड़ेंगे तो हम लोग ले लेंगे, देखिए 2 2 2 -2 और 3, इसका गुणा करिए तो 3 दूना 6 और -2 दूना 4, 6 में 4 जाएगा 2। ये प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ, केवल पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को लेकर के हल करना है, इसको और इसको लेकर के। अगर प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ को लेकर के हल करेंगे तो यही आ जाएगा। अगर मान लीजिए दूसरे पंक्ति को लेंगे तो 1 2 1 2 2 1 2 और 2 दूना 2 1 2 2 2 कितना 4। अगर दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को लेके हल करेंगे तब आपका मान आ जाएगा इतना। ठीक है, प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ ये हो गया, माने प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ को छोड़ करके आपने हल कर दिया। ये कंप्लीट उत्तर हुआ। चौथे के बाद है क्वेश्चन नंबर चौथा, तीसरे के बाद क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। 4 में क्या कह रहा है कि सारणिक दिया है कितना, 10 11 12, 10 11 12 13 14 15 और 16 17 18, 16 17 18 ये दिया है। में अवयव 15 का उपसारणिक, 15 का उपसारणिक यानी 15 वाले का उपसारणिक निकालना है, इसका उपसारणिक निकालना है। तो यानी इसको छोड़ देंगे, इसके ऊपर और नीचे छोड़ देंगे तो बच जाएगा। देखिए ये वाला पूरा पंक्ति छूट जाएगा, ये पूरा कंप्लीट छूट जाएगा और ये कंप्लीट छूट जाएगा। तो बचेगा क्या, 10 11 16 17। अब ये आ गया उपसारणिक माइनर नंबर 15 M21। ये देखिए 2 यहाँ तुलना कर लेंगे तो 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, ये 2 3 है 15 के लिए। किसके लिए, 15 के लिए, 15 के लिए। अब 15 के लिए 17 दहमा 170 और 16 ग्राम में 16 क्या 16 और 16 क्या 16 17, 176 -6 आ जाएगा। ये आ गया -6 उत्तर क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तीसरे स्तंभ के अवयव सहखंडज का प्रयोग करके इतने का मान ज्ञात कीजिए। चलिए, तीसरे स्तंभ के अवयव का प्रयोग करके, यानी तीसरे स्तंभ के अवयव का प्रयोग करना है। तो सहखंडज क्वेश्चन नंबर कितना है, 5। ये 5 नंबर क्वेश्चन दिया है। 1 1 1 x y z और y z z x x y, और कह रहा है प्रश्न में कि तीसरे स्तंभ इस स्तंभ का प्रयोग करके सहखंडों का प्रयोग करके इतने का मान ज्ञात कीजिए।
तीसरे के सहखंडों का प्रयोग करके इस सारणिक का मान ज्ञात करना है, बस कुछ नहीं। देखिए जब एक लेंगे तो एक के लिए हो जाएगा कितना, ये पूरा छूट जाएगा, वाई जेड आ जाएगा ना। तो तीसरे स्तंभ को जब लेंगे तो वाई जेड के लिए देखिए ये छूटेगा, यानी वाई जेड के लिए अब वाई जेड के लिए जब निकालेंगे, क्या निकालना है, सहखंडों का प्रयोग करके स्तंभ के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके कितने का मान, अब मान ज्ञात करना है तीसरे स्तंभ के। तो अब जब इसको लेंगे तो ये छूटेगा, आ जाएगा 1 y 1 z, त्रिय गुणा करेंगे तो आ जाएगा z और माइनस y। अब ये आ गया, देखिए तीसरे स्तंभ में है तो ये तीसरा स्तंभ माने 1 3 है, 3 1 4 हो जाएगा। और दूसरा y zx के लिए, और जब zx के लिए लेंगे तो ये पूरा छूटेगा और ये तो छूटेगा ही, तो ये 1x 1z 1x 1 और z, तो z माइनस x हो जाएगा। और z x y के लिए, अब जब x y के लिए लेंगे x y के लिए निकालेंगे बच्चों, तो तीसरे स्तंभ कहा है तो इसको छोड़ेंगे, अब आ जाएगा 1x 1y 1x 1y। अब यहाँ y का एक में करेंगे y माइनस x, ये आ गया तीसरे स्तंभ का उपसारणिक आ गया, उपसारणिक। अब यहाँ देखिए ये 1 3 है और ये 2 3 है और ये 3 3 है, यानी ये एक माइनस हो जाएगा, बाकी दो प्लस रहेंगे। अगर ये उपसारणिक के अलावा कुछ पूछेगा तब ये आ जाएगा x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, यानी ये वाला माइनस जैसे है वैसे रहेगा, क्योंकि देखिए ये वाला जो मान है अगर ध्यान से आप देखें तो ये a1 3 है, ये 2 3 है और ये 3 3 है, ये दोनों देखिए सम है, इसका मतलब ये सम है तो जो है वही रहेगा। और ये वाला भी 1 3 सम है, जो है वही रहेगा, ये भी सम है तो उल्टा हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको उल्टा कर दीजिए y माइनस जेड और z एक्स माइनस वाई, ये कंप्लीट हो जाएगा इसका मान। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 5 कर लीजिए तब। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके इतने का मान, दूसरी पंक्ति, पहली पंक्ति नहीं दूसरी पंक्ति, देखिए कौन कौन दिया है, डेल बराबर दिया है, कौन कौन दिया है बच्चों, 4 6 9 4 6 9 1 0 1 0 5 5 4 और क्या 7। इसमें कह रहा है दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके डेल का मान, त्रिभुज का मान, सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। सारणिक का मान बताना है दूसरी पंक्ति के अवयवों को लेकर। अब जब एक के लिए देखिए एक लेंगे, एक के लिए तो एक के लिए बच्चों छूट जाएगा क्या क्या, ये पूरा कंप्लीट छूटेगा, ये एक के लिए ये छूट जाएगा ये। अब बचेगा क्या 6 9 4 7 6 9 4 7। फिर किसके लिए, जीरो के लिए, जब जीरो के लिए लेंगे तो देखिए जीरो के लिए ये पूरा छूट जाएगा, ये तो रहेगा, ये टर्म रहेगा एक साथ में, ये छूटेगा। जब ये छोड़ेंगे तो 4 9 और 4 9 के बाद क्या बचेगा 4 4 9, ये पूरा जीरो के लिए इसको छोड़ देंगे, इसको 4 9 5 7 4 9 5 7 और 9 अब 5 के लिए, अब 5 के लिए निकालेंगे तो कुछ नहीं, 5 के लिए देखिए इसको छोड़ेंगे, अब यहाँ नहीं बल्कि इसको अब छोड़ दिया जाएगा। अब 4 6 5 4 4 6 5 4 अभी आ गया। अब जब करेंगे तो 7 6 42 और 9 4 36 और यहाँ
4 सते 28 और 9 पचे 45। अब यहाँ 4 चौके 16 और 6 पंचे 30। घटा दीजिए, जो आएगा वही क्या है उत्तर। 12 में से 6 जाएगा, 12 में से 6 जाएगा 6 और यहाँ हो गया 6 आएगा 36, 6 42। 15 में से 8 7, यहाँ 3 में से 2 1 माइनस 17, 17 28 45, 8 7 हाँ 45। 30 में से 16 घटाएंगे, देखिए 30 में से 16 घटाएंगे तो माइनस 14, 14 16 30, 14 16 30, 10 में से 4 हाँ 14 16 कितना 30 और 2 में से 1। ये आ जाएगा मान किसके लिए, दूसरी पंक्ति के अवयवों का प्रयोग करके सारणिक का मान आ गया इतना। मिला लीजिए उत्तर, देखिए क्या क्या दिया है। ये प्रश्नावली है, ये चौथा 5वां 6वां 7वां 4D के 7वें में कितना दिया है 7, ये है इतना आ गया आपका मान। अब 6वां प्रश्न था, 6वें के बाद दिया है 7वां। सॉरी बच्चों, गलती हो गई, यहाँ सारणिक का मान पूछा है और किसके लिए, दूसरी पंक्ति के लिए, तो हम इसको लेंगे। गलती से हमने निकाल दिया है उपसारणिक, सारणिक पूछा है कि दूसरी पंक्ति के अवयवों का प्रयोग करके सारणिक का मान बताइए। सारणिक का मान माने जैसे आप पहले निकालते थे, जब 1 लेंगे हम लोग तो देखिए क्या हो जाएगा। जब हम लोग 1 लेंगे बच्चों तो 1 के लिए देखिए जैसे आप करते थे सारणिक का मान डेल का मान निकालना है, 1 ले लीजिए। अब पहले जैसे करते थे आप, अब 1 के लिए इसको छोड़ देंगे तो 4 सते 28, यानी 4 सते 28, 4 सते 28 और यहाँ अच्छा 6 सते 42, कितना आ जाएगा 42, 7 छंग 42 माइनस 4 9 36 और माइनस 6 प्लस फिर माइनस और फिर प्लस, ये लेते हैं। अब यहाँ माइनस 0 लेंगे, यहाँ माइनस 0 क्यों, क्योंकि दूसरी पंक्ति के अवयव का प्रयोग करना है और यहाँ 0 में किसी का गुणा करेंगे तो 0 ही आना है। फिर भी कर लीजिए, 4 का गुणा 7 में करेंगे, 7 चौके 28 माइनस 9 पचे 45 और प्लस अब 5 के लिए 5 और यहाँ अब 5 जब लेंगे तो 5 को छोड़ेंगे, ये वाला पूरा छूटेगा। 4 का इसमें 4 चौके 16 और यहाँ 5 6 30, ये आ जाएगा। अब करेंगे तो 42 में से 36 6 और ये 0 और यहाँ प्लस 5 इंटू 14 आ जाएगा, 14 पंचे 70 प्लस 6 माइनस 70 में से 6 घटाएंगे, 10 में से 6 4 और यहाँ 7, माने यहाँ बचेगा कितना 6, यानी आ जाएगा माइनस में कितना 64, यही आ जाएगा कितना उत्तर। लेकिन बच्चों अगर ध्यान से देखिए तो ये दूसरा टर्म है और दूसरे टर्म के बाद अगर हमको लेना चाहिए नीचे वाला फिर ऊपर वाला, इसीलिए ये प्लस ना होकर के अभी आपको कम समझ में आ रहा होगा नीचे ऊपर क्या बोल दिए। जैसे हमको लिखना है 1, तो 1 के लिए आप क्या करते हैं बच्चों, ऐसे लिखते हैं। 1 के लिए नीचे अब देखिए 2 नंबर के बाद 3 नंबर आता है, तो 1 के लिए हम 4 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, तब 6 लिखेंगे और 9 लिखेंगे। तो 1 के लिए अगर ध्यान से देखिए 9 4 36 और 7 6 42, 36 माइनस 42, यहाँ देखिए आपने लिखा है 42 माइनस 36 और यहाँ आना चाहिए 36 माइनस 42, क्योंकि देखिए अगर आप ध्यान से देखिए A है B है C है, तो A के बाद B के बाद C, यानी दूसरे नंबर के बाद नंबर आएगा तीसरे का और तीसरे नंबर में है 4 और 7, तो पहले लिखेंगे 4 7 फिर ऊपर जाएंगे, क्योंकि ऐसे ऊपर पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा और तीसरे के बाद फिर पहला आएगा, तो तीसरा उतारेंगे फिर पहला। ऐसे ही 0 के लिए जब लिखेंगे 0 के लिए, तो 0 के लिए हम नीचे आएंगे तो 5 7 लिखेंगे, पहले 5 7 और तब लिखेंगे 4 9। इसी प्रकार अगर हम 5 लेंगे तो 5 के लिए बच्चों नीचे वाला पहले मान लिखेंगे 5 4, यानी 5 4 और ऊपर वाला लिखेंगे फिर 4 6 4 और 6। अब देखिए 6 पंचे 30
और माइनस 4 चौक 16, और ये तो जीरो ही हो जाएगा क्योंकि जीरो पूरा। अब 36 माइनस 42 है तो यहाँ माइनस 6 आएगा और ये प्लस हो जाएगा 70, इसीलिए यहाँ माइनस आया है तो प्लस कर देते हैं। अब समझ में आया होगा ठीक से। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इसके बाद एक चैप्टर फिनिश। देखिए दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 भी एकदम सेम टू सेम प्रश्न है। कौन सा है? 7वां। 5 दिया है, 3 दिया है, 8 दिया है, 2 दिया है, 0 दिया है, 1 दिया है, फिर दिया है 1, 2 और 3, और कह रहा है कि दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके मान। बार बार दूसरी पंक्ति क्यों बोल रहा है, जैसे आप कंफ्यूज हो जाएं। देखिए हम इसको लेंगे और तब करेंगे, तो सारणिक निकालने के लिए जब हम सारणिक का मान लगाएंगे तो पहले हम 2 लेंगे बच्चों। तो जब 2 लिखेंगे तो ध्यान से देखिए, इसके बाद नंबर किसका आएगा? नीचे वाला आएगा। तो 2 के साथ हम डायरेक्ट लिख ले रहे हैं, ये 2 छूटेगा पूरा, आएगा 2। देखिए इसके नीचे वाला पहले लेंगे तब हम ऊपर जाएंगे, तो लिखेंगे 2 3 और फिर 3 8 और बीच में माइनस, माइनस क्योंकि हमेशा दूसरा वाला टर्म माइनस में 0। अब जब 0 लेंगे तो 0 के लिए पूरा टर्म छूटेगा, आएगा 1 3 और 5 8, ये आ जाएगा। और फिर हम लेंगे 1 प्लस में 1, और जब 1 लेंगे बच्चों तो ये पूरा छूटेगा ही, लेकिन पहले नीचे वाला लिखेंगे 1 2 और तब 5 3 लिखेंगे ऊपर वाला, तब आपको माइनस का प्लस, प्लस का माइनस नहीं करना पड़ेगा। अब देख लीजिए, अब ये 2 रहेगा और यहाँ 8 दूना 16 और माइनस 3 त्रिका 9, माइनस 0 को गुणा करेंगे 0 ही, और प्लस 1 और 3 1 3 माइनस 5 दूना 10, ये आ जाएगा। अब 16 में से 9 जाएगा 7, 7 दूना 14, अब यहाँ 10 में से 3 जाएगा 7 माइनस 7, 14 में से 7 घटाएंगे 7, ये आ जाएगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। ये प्रश्नावली बच्चों आपका फिनिश, यानी इस प्रश्नावली को हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आपको कोई समस्या है तो कमेंट में कमेंट जरूर करा करिए, और जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको पक्का जवाब देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।